गाइस, ये एक मोटिवेशन से भरपूर बहादुर बलोच लड़की की कहानी है जो किस तरह अपनी सारी मुश्किलात से लड़कर उन पर काबू पा लेती है। वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने हिस्टोरी की तरफ आते हैं। प्यारे व्यूवर्स, बानडी बलोच का ताल्लुक ज़िला केच के तहसील और शाप से होता है और शाप में रहने वाली औरतों का ज़्यादातर कामकाज सिलाई कढ़ाई का होता है। मगर बानडी को सिलाई कढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं होती। वो पढ़ना चाहती थी। उसे कलम और किताबों से मोहब्बत होती है। बानडी यतीम होती है, उसकी परवरिश उसके मामा ने की होती है। इस लिहाज से उसका सरबरा उसका मामा होता है। खैर, वो 10 जमातें तो अपने इलाके में ही पास कर लेती है, मगर आगे पढ़ने के लिए उसे शहर का रुख करना होगा। बानडी की सिफारिश उसके स्कूल का प्रिंसिपल भी कर लेता है। वो बानडी के मामा को कन्विंस करते हुए कहता है कि बानडी एक लायक और काबिल बच्ची है और काफ़ी समझदार भी है। इसे पढ़ने की इजाज़त दे दें ताकि इल्म की रोशनी से हमारा इलाका रोशन हो जाए। बानडी के मामा उसे इजाज़त तो दे देते हैं, मगर साफ साफ लफ्ज़ों में उसको समझाते हुए कहते हैं कि बेटी, आपको हमारे हालात का बखूबी पता है। कॉलेज और हॉस्टल भले ही सरकारी हों, मगर जेब खर्च के लिए पैसे तो हर हाल में चाहिए होंगे और आप टेरी औरत ज़ात। बानडी मुख्तलिफ दलाइल देकर आखिरकार अपने मामा को मना लेती है। जिस दिन बानडी आगे पढ़ने के लिए शहर जा रही होती है, वो बहुत खुश होती है कि अब मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। वो अपने जेब खर्च के लिए शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद कुदरत की तरफ से उसके आजमाइश के दिन शुरू हो जाते हैं। होता कुछ यूं है कि बदकिस्मती से एक दिन उसकी नज़र अखबार के एक इश्तिहार पर पड़ती है कि शहर के मशहूर व मारूफ शख्स के बच्चों को उनके घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक फीमेल ट्यूटर की ज़रूरत है। बानडी जब इश्तिहार देखती है तो कुछ सोचे समझे बगैर ही वो सेठ के घर पहुंच जाती है ताकि अपने हाई एजुकेशन के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। रोज़ाना वो शाम के वक़्त उस सेठ के घर पर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की गरज से जाने लगती है। वो हालात से बेखबर एक दिन हस्बे मामूल रोज़ाना की तरह हॉस्टल से निकलकर सारे रास्ते अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती हुई जा रही होती है कि अचानक से एक तेज़ रफ्तार बंद गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है और फौरन उस कार में से 2 नकाबपोश और असलाबंद आदमी निकल आते हैं और उसे हाथों से पकड़कर गाड़ी में धकेल देते हैं। ये सब इतनी जल्दी में हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। इससे पहले कि वो शोर मचाए, उसका मुंह और उसकी आंखें बंद किए जाते हैं। ये वो समझने से कासिर है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हूँ। किसी को मेरे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। वो सारे रास्ते अपने दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद करती हुई कहती है कि है मेरे रब, मेरे सर पर खुला आसमान है और मेरे पाँव के नीचे एक बंजर ज़मीन है। मेरे पीछे एक आग का दरिया है और आगे एक बड़ी सी काई मेरी मुंतज़र है। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? बस एक तेरा ही आसरा है। मैं बेटियों के रेवर में फंस गई हूँ। अगर तू चाहे मुझे इन बेटियों से बचा सकता है और अगर तू चाहे मुझे आज इन बेटियों की खुराक बना सकता है। ए मुझे पैदा करने और एक दिन पनाह करने वाली ज़ात, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। मुझे इन इब्लीस की औलादों से बचा। बानडी अपने दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद कर रही होती है कि इसी लम्हे तेज़ रफ्तार गाड़ी अचानक से रुक जाती है और उनमें से चंद मिनट गुजरे ही होंगे कि उनमें से एक शख्स बानडी के कान में सरगोशी करते हुए कहता है कि हम कुछ रास्ते पैदल सफ़र करेंगे। खबरदार जो होशियारी दिखाई, वरना आपके साथ यहाँ पर मौजूद गरीब लोग भी अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। बानडी की आंखों में बंदी पट्टी खोल दी जाती है। सड़क के दूसरे किनारे पर एक और गाड़ी इनकी मुंतज़र होती है। ये पैदल चलने पर इसलिए मजबूर होते हैं कि सड़क दरख्त गिरने की वजह से ब्लॉक होता है।
पैदल चलते हुए बनरी मौका देकर आनन पानन नीचे दरिया में छलांग लगा लेती है। वहां पर मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं और एकदम शोर मचना शुरू हो जाता है कि एक लड़की ने दरिया में छलांग लगा दी है। पुल में से इस तरफ नीचे जाने का कोई रास्ता भी नहीं होता। सो बानरी को तैरना बिल्कुल नहीं आता। ये खुदा की कुदरत के किस तरह वो किनारे पहुंच जाती है और वहीं पर एक चरवाहे का घर होता है। वो उस चरवाहे से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपना एक जोड़ा कपड़ा दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत आ जाए। सो वो चरवाहा जब सारी हकीकत जान लेता है तो जितना उस चरवाहे से होता है वो उसकी मदद कर लेता है। चूंकि रात करीब होती है तो वो इधर उधर जाने के बजाय अपने मर्दाना गेटअप में मस्जिद में रात गुजार देती है। तकरीबन 1 महीने के बाद वो अपने इलाके होशब चली जाती है। वहां जाकर क्या देखती है कि झोंपड़ी नुमा घर पर ताला लगा हुआ है। चूँकि होशाब के लोग ज़्यादातर खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके घरों के आगे कोई चरदीवारी नहीं होती। सो वहाँ पर कोई बानरी को नहीं पहचान रहा होता। वो अपने आप को गूंगी भी जाहिर करती है ताकि वो पहचानी ना जा सके। बानरी अपने आप से बातें करती हुई कहती है कि शायद मेरी वजह से मेरे मामा ने अपना घर बार छोड़ा होगा। मेरे मामा को शायद ये भी लगता है कि मैं हॉस्टल से भाग गई हूँ। सो वो बदनबी के डर से अपना घर बार उसने छोड़ दिया होगा। सो वो दोबारा शहर का रुख कर लेती है ताकि अपने मामा को तलाश कर सके। इसी तरह होते होते तकरीबन 8 महीने गुजर जाते हैं कि एक दिन बनड़ी बाजार में अपने मामा को सौदा सर लेते हुए देख लेती है। बनड़ी खुशी से फूले नहीं समाती। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है और वो तेज कदमों के साथ अपने मामा के हाथों से शापर लेती है और मामा के गले लग जाती है। चूँकि वो मर्दाना गेटअप में होती है तो मामा उसे नहीं पहचान रहा होता। वो दिखने में बिल्कुल एक फकीर और चरवाहे जैसा लगता है। बानड़ी रोते हुए कहती है, मामा मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी बानड़ी हूँ। मैं हॉस्टल से नहीं भागी बल्कि मुझे नामालूम अपराध ने अगवा किया था। मामा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसे हाथ से पकड़कर अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। जब वो घर में दाखिल होते हैं वो घर खाली होता है। बनड़ी बेचैनी में अपने मामा से पूछती है, मामा मामानी कहाँ है? मेरे भाई बहन दिखाई नहीं दे रहे। मामा बनड़ी से आंखें चुराते हुए कहता है कि वो किसी और जगह पर हैं। बहुत जल्द हम उनसे मिलेंगे। तुम पहले अपना होलिया तो दुरुस्त कर लो, मैं बाजार से तुम्हारे लिए जनाना कपड़े लेकर आता हूँ। बनड़ी तशवीश में मुब्तला होती है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मामा मुझसे अजनबियों जैसा सलूक क्यों कर रहे हैं? पहले अपने इलाके को छोड़ दिया और अब जब मैं मिल चुकी हूँ और सारी सूरत हाल से उसे आगाह कर चुकी हूँ, फिर भी वो मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है? आखिर क्या बात है? मामा मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। वो इन्हीं सोचों में गुम होती है कि मामा बाहर से आ जाता है और अपने साथ से ढेर सारा सामान भी लेकर आता है। वो सारा सामान बनड़ी के हाथ में थमा देता है और कहने लगता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं और जाना है। और जब चीज़ें देखती है तो हैरान रह जाती है कि इससे पहले कि वो मामा से कुछ पूछे मामा कमरे से निकल जाता है। वो इतनी सारी चीज़ें देखती है तो शक में पड़ जाती है कि क्या मामला है, मामा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? ज़रूर कोई माजरा है। वो कमरे से बाहर निकल जाती है और मामा को फोन पर किसी से बातें करते हुए देख लेती है और चुपके से सारी बातें सुन लेती है। सो उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो फिर दबे पांव कमरे में वापस आ जाती है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देती है और अपने आप से बातें करती हुई कहती है कि मेरी बर्बादी के पीछे मेरे खुद के सगे मामा का हाथ है। वो दिल से काम लेने के बजाय अपने दिमाग से काम लेती है और अपने मामा पर से ये जाहिर नहीं होने देती कि उसे सब कुछ मालूम हो चुका है। वो पहले तो अपने मामा के लाए हुए साजो सामान से अपने आप को सजाती है, फिर बड़े ही आराम से अपने मामा से जहाँ जाना है मालूम कर लेती है।
उसने अपने मुश्किल दिनों के लिए एक बड़ी सी खंजर अपने पास रखी होती है। उस वक़्त रात के तकरीबन 9 बजे के करीब होंगे कि वो अपने मामा को कमरे में बुला लेती है। चूँकि उस घर में सिवाय बानडी के और उसके मामा के और कोई नहीं होता, सो बानडी बड़े ही आसानी के साथ अपने मामा के गले में खंजर रखकर सारी हकीकत मालूम करने की कोशिश करती है। सो मामा मौत के डर से घबरा जाता है और बड़बड़ाने लगता है कि बेटी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जिस घर में आप ट्यूशन पढ़ाने जाती थी उसी सेठ को आप पसंद आ गई थी। उसी ने तुम्हें अगवा करवाया था और मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ होशियारी दिखाई तो मुझे वो बच्चों समेत मौत के घाट उतार देंगे। मैं मजबूर था, क्या करता। मुझे उसकी बातें माननी पड़ी। इसके हवस उसने मुझे पैसों से भरा बैग भी दिया था। बेटी, मेरी बात मान लो, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो तुमसे शादी तो नहीं करेगा मगर तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। कब तक दर दर की टोकरें करती रहोगी? तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, नौकर चाकर तुम्हारे आगे पीछे होंगे। वो सेठ हर हाल में तुझे हासिल करना चाहता है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बानडी अपने मामा की बकवास सुनने के बाद कहने लगती है कि मेरे पास और कोई रास्ता हो ना हो मगर आपके पास एक ही रास्ता है और वो है मौत। फिक्र मत करें, जल्दी जहन्नुम पहुंच जाओगे। सो वो खंजर को तब तक मारता रहता है जब तक उसे पूरे तरीके से ये यकीन नहीं आ जाता कि उसका मामा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सो वक्त को ज़ाया किए बगैर वो अपने मामा की लाश को वहीं पर छोड़कर उसी पते पर चली जाती है जहाँ पर उसे मामा ले जाने वाला होता है। सो उस वक़्त तकरीबन रात के 10 या 10:30 बजे होंगे कि बानडी दुल्हन के रूप में सजी सवरी उस पते पर पहुंच जाती है और गेट पर 2 गार्ड्स पहले से मौजूद होते हैं। वो जब बानडी को आते हुए देखते हैं तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सेठ के हुक्म पर बानडी को कमरे में पहुंचा देते हैं। सो बानडी मुस्कुराती हुई उस सेठ के सामने बैठ जाती है। बाज़ाहिर वो बहुत खुश होती है। सो बानडी के हुक्म पर सेठ बाहर से खाने पीने का ढेर सारा सामान मंगवाता है। सो बानडी बड़े ही महारत के साथ उन कानों में जहर मिला देती है। हत्ता के पीने के पानी के अलावा वो पसंदीदा मशरूबात में भी जहर मिला देती है और म्यूज़िक की आवाज़ कुछ बढ़ा देती है ताकि सेठ की घराने की आवाज़ बाहर न निकल सके। तकरीबन आधा घंटा गुजर जाने के बाद सेठ बेहोशी महसूस करता है। सो वो बेचैन होता है और एकदम कुर्सी से नीचे गिर पड़ता है। बानडी तब तक उस कमरे से नहीं निकलती जब तक उसे यह यकीन नहीं होता कि सेठ मौत की आगोश में चला गया है। सो इस तरह तकरीबन रात के सुबह के 4 बजे होंगे कि बानडी उस कमरे से निकल जाती है और गेट पर मौजूद गार्ड सारी रात ड्यूटी देने के बाद थक के सो चुके होते हैं और बानडी उस सेठ के घर से निकलने के बाद फिर से मर्दाना होलिये में आ जाती है और शहर की चकाचौंध में गुम हो जाती है। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि बानडी ने बिल्कुल सही किया या फिर नहीं? उसे इस तरह नहीं करना चाहिए था। फिर उसे क्या करना चाहिए था? कमेंट बॉक्स के अंदर अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिए। एक बार फिर शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और हाँ, जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सब का दिल से शुक्रिया और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे यकीन है वो बहुत जल्द कर लेंगे। मैं इंतज़ार करूँगी। कहते हैं अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है, उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर।